नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीप कैंपस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो कि है क्रिया का। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने सर्वनाम शब्दों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने उस पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर हम बात करें अपने आज के टॉपिक की यानी क्रिया की, तो ये काफ़ी आसान माना जाता है, क्योंकि अगर बात की जाए इस टॉपिक के प्रश्नों की तो हमारे जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, जिन भी एग्ज़ाम्स में जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा डाउन होता है, यानी थोड़े आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर क्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ गिने चुने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्रिया क्या है, इसके कितने भेद हैं, या फिर कोई एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है कि ये आकर्मक का एग्जाम्पल है या फिर सकर्मक का, या फिर इसमें एक कर्मक क्रिया है या द्विकर्मक, बस इस तरह के। लेकिन वहीं जो आपके कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है, जैसे आपका लोअर पीसीएस है, मंडी परिषद है, टीईटी का एग्ज़ाम है, या फिर सीटेट है, सुपर टेट है, इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं, इसमें आकर्मक सकर्मक से हट करके कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप ये आकर्मक और सकर्मक के अलावा इस क्रिया के टॉपिक में और कुछ भी नहीं पढ़ते, इसलिए वहाँ आप फंस जाते हैं। इसलिए आज जब हम लोग क्रिया का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इसमें बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करके इसमें हर एक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठें तो इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिया शब्द की, कि क्रिया शब्द कहाँ से आया और इसका मतलब क्या होता है। तो हमारा जो शब्द है क्रिया, ये संस्कृत का शब्द है। तो संस्कृत में जो एक धातु है क्रय धातु, इसी क्रय धातु से बना हुआ है शब्द क्रिया, यानी क्रिया शब्द संस्कृत के क्रय धातु से बना है। क्रय का मतलब क्या है? क्रय का मतलब होता है कार्य या फिर कार्य करना, है ना। तो क्रिया शब्द जो है क्रय धातु से बना हुआ है। अब ये धातु क्या होती है इसके बारे में अभी हम जानेंगे, लेकिन पहले थोड़ी और बातें जान लेते हैं, क्योंकि अगर धातु की एक बार शुरुआत हो गई तो उससे एक के बाद एक पॉइंट निकलते जाएंगे और हम काफ़ी आगे निकल जाएंगे। इसलिए पहले हम थोड़ी बातें जान लेते हैं, फिर आएंगे धातुओं पर। आपने ये तो समझ लिया कि क्रिया संस्कृत के क्रय धातु से निकली है। क्रय का अर्थ होता है कार्य या फिर कार्य करना। उसके बाद जो है अगला पॉइंट, कि संस्कृत के धातु में न प्रत्यय लगाने से धातुना बनता है, और यही धातुना क्रिया कहलाती है ना। जो हमारी क्रय धातु है, इसी धातु में हम न प्रत्यय लगाते हैं और इससे बनता है धातुना, और इसी धातुना को हम क्रिया कहते हैं। जैसे शब्द है चल, चल धातु, इसी चल धातु में हमने न प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया चलना। जैसे, और ये चलना आपकी क्रिया हो गई। फिर है हस धातु, ये आपका मूल शब्द है, यानी ये धातु है। इसमें जब हमने न प्रत्यय जोड़ा तो बना हंसना, हंसना एक क्रिया है। उसी तरीके से पढ़ धातु में ना जोड़ने से बना पढ़ना। तो इस तरीके से किसी भी जब धातु में हम न प्रत्यय जोड़ते हैं तो धातुना बनती है, और यही धातुना जो है प्रत्यय क्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं क्रिया के परिभाषा की। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो आपने रटा हुआ है कि ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने या करने का बोध पाया जाता हो वह क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि किसी वाक्य में जो भी शब्द आपको ये बताए कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, वही शब्द आपकी क्रिया होती है। क्रिया आपकी एक विकारी शब्द होता है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों विकारी हैं। तो क्रिया विकारी शब्द है, यानी कि लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर इनमें परिवर्तन हो सकते हैं। अब देखिए एक खास बात, जो हमारी क्रिया है इनमें लिंग, वचन और काल, इन तीनों के आधार पर परिवर्तन होता है। यानी लिंग, वचन या काल में से किसी में भी परिवर्तन कर दें तो क्रिया शब्द भी बदल जाता है। लेकिन इसमें कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। यानी अगर हम कारक को बदल भी दें, किसी वाक्य में कारक को बदल भी दें तो भी क्रिया नहीं बदलेगी। देखिए जैसे शब्द है रोना, रो एक मूल धातु है,
उसमें ना प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है रोना, या फिर रोया बनाया जा सकता है। रोया भी क्रिया है। तो अगर पुल्लिंग है तो रोया हो जाएगा, स्त्रीलिंग है तो हो जाएगा रोई, और अगर एक वचन है तो रोया या रोई, बहुवचन है तो हो जाएगा रोए। यानी इसमें लिंग और वचन दोनों के हिसाब से परिवर्तन हो गया। उसी तरीके से रोया था, ये आपका वर्तमान काल की क्रिया है। रोएगा, ये भविष्य काल की क्रिया है। रो रहा है, ये वर्तमान काल है। रोया था, ये आपका भूतकाल था, माफ़ कीजिएगा। रोया था भूतकाल, रोएगा भविष्यकाल, और रो रहा है वर्तमान काल। यानी काल के हिसाब से भी इनमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कारक के हिसाब से परिवर्तन कैसे होगा? जैसे शब्द है रोना, मान लीजिए बच्चा रोया, तो अगर मैं कहूँ बच्चा घर में रोया, मैंने कारक लगाया में, तो क्रिया क्या हुई? रोया। बच्चा छत पर रोया, अब मैंने में की जगह कारक लगा दिया पर, तब भी रोया का रोया ही रहा। बच्चा अपनी माता के लिए रोया, अब कारक लग गया के लिए, तो के लिए लगने के बाद भी ये रोया ही रहा। यानी क्रिया में कारक के हिसाब से कभी भी परिवर्तन नहीं होता, ये आप ध्यान रखिए। कई बार यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रिया किन किन आधारों पर बदलती है, या फिर किस आधार पर क्रिया में बदलाव नहीं होता। आपके पास ये सारे ऑप्शन होंगे, लिंग, वचन, काल या कारक, तो आपको जवाब देना होगा कि कारक के आधार पर क्रिया नहीं बदलती। चलिए अब बात करते हैं धातु की, कि धातु क्या है। अगर धातु की बात करें तो क्रिया का मूल रूप, अर्थात जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, वह धातु कहलाती है। यानी वो बिल्कुल मूल शब्द जहाँ से कोई क्रिया बनना शुरू हुई, वही मूल शब्द आपका धातु कहलाता है। जब मैंने आपको हिंदी भाषा का विकास पढ़ाया था, उस समय भी मैंने बताया था कि जो भाषा है ये भाष धातु से बना है, और भाष का अर्थ है कि विचारों को अभिव्यक्त करने का, यानी अपने विचारों को प्रकट करने का सबसे मूल रूप। यानी धातु जो है बिल्कुल मूल रूप होती है किसी भी क्रिया का या किसी विचार की अभिव्यक्ति का। जैसे एक मूल रूप है पढ़ शब्द, पढ़ शब्द में ना प्रत्यय लगाने से बन गया पढ़ना। उसी तरीके से है लिख, लिख आपका मूल शब्द है, मूल धातु है, इसमें प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं लिखना। खा से बना सकते हैं खाना, चल से चलना, हंस से हंसना, नाच से बनेगा नाचना, रो से आप बना सकते हैं रोना, पी से पीना, कूद से कूदना। इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जहां आप क्रिया बना सकते हैं। अब एक और बात, चाहे तो नोट बना करके लिख लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं किसी भी मूल धातु में या मूल शब्द में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बनाया जा सकता है, तो किसी क्रिया में से अगर हम ना प्रत्यय को हटा दें तो हमें मूल शब्द भी प्राप्त हो सकता है। चलिए एक दूसरा नोट लिखिए कि अभी अभी हमने देखा कि किसी मूल शब्द में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बन जाती है, लेकिन सिर्फ ना प्रत्यय लगाकर ही नहीं बल्कि कुछ और प्रत्यय लगा करके भी क्रियाएं बन सकती हैं। यानी हम सिर्फ ना प्रत्यय लगा करके ही क्रिया नहीं बना सकते, बल्कि कुछ और प्रत्यय भी हैं जिनको जोड़ करके किसी मूल शब्द में या मूल धातु में क्रिया बनाया जा सकता है। वो कौन कौन से प्रत्यय हैं? एक है ता और दूसरा है कर। जैसे आपका शब्द है पढ़, यहाँ भी था पढ़, पढ़ में हमने ना लगाया तो बना पढ़ना, ये बन गई क्रिया। अब ना के बजाय इसी में अगर ता लगा दें तो पढ़ से बन जाएगा पढ़ता, पढ़ता आपकी होती है क्रिया। या इसी में हम कर प्रत्यय लगा दें तो पढ़ से बन जाएगा पढ़कर, और पढ़कर भी आपकी क्रिया है। उसी तरीके से दौड़ एक मूल शब्द है, इसमें ता प्रत्यय लगाकर दौड़ता और कर प्रत्यय लगाकर दौड़कर बन सकता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी मूल शब्द में ना सिर्फ ना लगा करके बल्कि ता या फिर कर प्रत्यय लगा करके भी क्रिया बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं धातुओं के प्रकार की, कि धातुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो धातुएं मूलतः दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूल धातु क्रिया और दूसरी यौगिक धातु। धातु यानी क्रिया, तो एक मूल धातु या मूल क्रिया, दूसरी यौगिक क्रिया। अब ये मूल धातु या मूल क्रिया क्या होती है, यौगिक धातु क्या होती है,
इनको आप इन शब्दों से ही पहचान सकते हैं। मूल धातु यानी बिल्कुल मूल शब्द जिसमें किसी तरह का कोई बदलाव ना हो या फिर कोई प्रत्यय, उपसर्ग या कोई दूसरा शब्द ना जुड़ा हो। यौगिक धातु यानी एक ऐसी धातु जिनमें योग किया गया हो, चाहे दूसरा प्रत्यय जोड़ा गया हो या कोई दूसरी धातु जोड़ी गई हो। अगर बात तो आप कह सकते हैं कि मूल धातु में कि वे धातुएं जो अपने मूल रूप में यानी स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती हैं, अर्थात इनमें कोई प्रत्यय या फिर दूसरी धातु का प्रयोग नहीं होता, वे आपकी मूल धातु कहलाती हैं। जैसे शब्द है खा, आप कह सकते हैं कि तू खाना खा, तो खा शब्द आपका क्रिया है और इसमें किसी तरह का प्रत्यय या फिर उपसर्ग या कोई दूसरी धातु नहीं जुड़ी हुई है। यह शब्द है पी, पी भी आप कह सकते हैं कि पानी पी, तो पी में किसी तरह का प्रत्यय, उपसर्ग या दूसरी धातु नहीं जुड़ी, यह भी एक मूल धातु है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग है। पढ़, चल, इधर आ, उधर जा, अपना काम कर, इस तरीके से खा, पी, पढ़, चल, आ, जा, कर, इस तरीके की जो मूल धातुएं हैं ये स्वतंत्र होती हैं, इनमें किसी दूसरी धातु का प्रयोग नहीं होता, ये मूल धातु कहलाती हैं। अगर बात करें यौगिक धातुओं की, तो यौगिक धातुएं वह होती हैं जिनमें कोई उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ा हो, बेसिकली प्रत्यय जुड़ता है, तो जिनमें कोई प्रत्यय जुड़ा हो या फिर दो धातुएं मिल करके एक नई धातु बनाएं, तो इसमें यौगिक धातुओं में कई सारी सब कैटेगरीज हैं। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो इसको हम लोग करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज की क्लास यही समाप्त कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।